दोस्तों वेलकम टू पावर रेस है। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टीवीएस एंटॉर्क 125। इससे पहले मैंने आपको होंडा की ADV 160 दिखाई। यहां पर हीरो अपनी ज़ूम 160 को लाने जा रहा है, लेकिन जो अपनी एंटॉर्क है ना, इसका कंपटीशन कोई भी नहीं है इंडिया में। यहाँ पर टीवीएस ने एक ऐसा स्कूटर हमारे सामने पेश करा जिसमें पावर अच्छी मिलती है, प्राइसिंग सही है। तो वो सारी चीज़ आपको समझाता हूँ एक प्रैक्टिकल बायर की तौर पे। और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं कि हर्षित भाई क्या है इस स्कूटर में, हर कोई क्यों इसको लेना चाहता है। अब देखिए ये स्कूटर मेरे फैमिली में आया हुआ है। इसको लेने से पहले एक्टिवा 6G को भी देखा गया है, एवनिस को देखा गया है, एक्टिवा 125 है, क्राजिया बंद करके उन्होंने डियो 125 उतारी। तो ये स्कूटर भाई क्या है कि बंदा इसी को ले रहा है। कहीं ना कहीं 1.5 लाख रुपए से नीचे है, 1 लाख रुपए से ऊपर का सेगमेंट है। बिल्कुल ऐसा सेगमेंट है ना जहाँ पर हर कोई इसको अफोर्ड कर पा रहा है। लेकिन इस चीज़ में कुछ कमियाँ भी है। यहाँ पर जो माइलेज है थोड़ा सा पीछे है, गाड़ी का लुक्स दमदार है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वहाँ पर टीवीएस को सुधार करना बाकी है। और ये वीडियो देख के आपको सब कुछ पता चलेगा कि इस स्कूटर की असली सच्चाई क्या है और क्या आपको इस स्कूटर को लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा वेट करके इसकी सेकंड जनरेशन जो कि बहुत जल्द आने वाली है उसको लेना चाहिए। सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए इस गाड़ी का डिज़ाइन। तो यहाँ पर डिज़ाइन साइंस में ना ये स्कूटर सबको पीछे छोड़ता है। एक्टिवा 6G थोड़ा सा एलिगेंट लुक है, थोड़ा मैच्योर लुक है, लेकिन इसका जो स्पोर्टी लुक है, बड़े बड़े 12 इंच के टायर है, उसके सामने एक्टिवा बिल्कुल फेल। हाँ, सुजुकी और जो अपनी होंडा है डियो और एवनिस के साथ हल्का फुल्का इसको कॉपी करके काम चला रही है, लेकिन जो एक ऑथेंटिक लुक यहाँ पर टीवीएस लाई कोई नहीं बना पाया अभी तक। टीवीएस को मानना पड़ेगा, लुक्स में अच्छा काम है। कलर पैटर्न देखेंगे तो ये इसका रेस XP एडिशन है, जहाँ पर स्पेशली इसका सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन, जहाँ पर 10 HP आपको मिलती है, 10.9 Nm का टॉर्क मिल जाता है अगर आप इसके रेस मोड में जाते हैं। लेकिन भाई थोड़ा माइलेज में आपको 25 से लेके 32 kmpl का माइलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्ट्रीट मोड में जैसे हम इसको अभी चला रहे हैं तो फिर भी आप 35 से लेके 40 kmpl का माइलेज इस गाड़ी से ले लेंगे। पहाड़ों के लिए स्पेशली, मैं अभी हल्द्वानी से हूँ, बहुत सही तरीके से परफॉर्मेंस फील हो रही है और इसी चीज़ से हर बार आप खुश होंगे। थोड़ा माइलेज कम भी मिलेगा लेकिन पावर में आप हर बार खुश होने वाले। कलर पैटर्न में देखेंगे तो कलर में ना टीवीएस ने बिल्कुल निराश करा है। यहाँ पर ज़्यादा कलर ऑप्शन दे ही नहीं रही है। रेस XP है जहाँ पर ये इनका सबसे ज़्यादा सेल होता है। हर कोई जो परफॉर्मेंस चाहता है उसको चाहिए कि भाई गाड़ी दिखे भी अच्छी। अगर आप XT लेते हैं तो XT में आपको नॉर्मल रेस एडिशन वाला इंजन मिलेगा, इवन उसमें आपको किक भी नहीं मिलती है। सबसे महंगा मॉडल है, करीब कहीं तो 1,30,000 रुपये ऑन रोड में जा रहा है, कहीं पर 1,25,000 ऑन रोड में है। इसीलिए ज़्यादातर आपको रेस एडिशन या फिर जो नॉर्मल अपनी रेस XP है भाई, एक्स्ट्रा पावर, वो देखने को मिलेगी। गाड़ी में कुछ ऐसे ऐसे फीचर है वो अब आपको समझना चाहिए और क्या कमी यहाँ पे टीवीएस ने छोड़ी वो देखो। सबसे पहले लुक्स बहुत जानदार है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है ना, स्पेशली कहूँगा अगर आप होंडा को देखो या जो कंपटीशन है इनका, इवन टीवीएस ने अपनी जुपिटर 125 में इतनी शानदार बॉडी दी है, इतना शानदार प्लास्टिक दिया है जो कि अपने सेकंड जनरेशन में है, मानेंगे हम। एंटॉर्क अपनी फर्स्ट जनरेशन में एक तरीके से फेसलिफ्ट ही इसको मिला था कि लाइट का अपडेट हुआ है, लेकिन फिर भी टीवीएस को यहाँ पर जो इसकी बॉडी पैनल है उसकी बिल्ड क्वालिटी में हल्का सा सुधार करना चाहिए, जिससे हम लोग जो एक थोड़ा सा ना रफ एंड टफ चलाते हैं ये गाड़ी बाद में रैटलिंग ज़्यादा नहीं करे। कुछ देखेंगे यहाँ पर जो हार्ड पैनल है आवाज़ करना शुरू करते हैं। इवन अगर आप थोड़ा ना आराम से भी चलाने वाले बंदे फिर भी आपको आवाज़ इसमें सुनाई देने लग जाती है। तो यहाँ पर टीवीएस की टीम को सीरियसली देखना है कि इतना शानदार प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ऐसा ना लगे कस्टमर को कि कुछ मिस हो गया। उसके अलावा कलर ऑप्शन में मैंने कहा भाई बिल्कुल निराशाजनक है। एक ही कलर ऑप्शन है, होने को अच्छा कलर है। यहाँ पर सिल्वर का ऑप्शन है, ब्लैक का ऑप्शन है, रेड का ऑप्शन है। कुछ यहाँ पर आपको रेसिंग मार्क्स मिलेंगे, रेस XP की बैजिंग मिलेगी, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा ब्राइट येलो या फिर ब्लू का ऑप्शन, हल्का सा नियॉन ग्रीन, थोड़ा सा कावासाकी थीम, बहुत ही बढ़िया लुक देता है गाड़ी को। उसके अलावा देखो अलॉय, अब XT एडिशन के मुझे अलॉय सही लगते हैं, वो एक चीज़ मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो ये रेड अलॉय 12 इंच के टायर के साथ है बिल्कुल खुश करते हैं। अपनी ही लाइनअप जो कि इनकी रिमोरा सीरीज़ है वो यूज़ करा है। और साइज़ देखेंगे 100/80/12, बहुत अच्छा टायर है, जहाँ पर अभी आपको देखने को मिलती ओला, एथर, ऐसी कंपनी ये चीज़ यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर टीवीएस ने अपनी एंटॉर्क के साथ चौड़े चौड़े टायर दिए, लेकिन इसकी एक और कमी है। ये जो टायर है ना, मुझे लगता है कि थोड़े से सॉफ्ट कंपाउंड टायर है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा घिसते हैं, आपका जो खर्चा है ये भी बढ़ाएंगे। और एक्टिवा और उनके मुकाबले हल्की सी अच्छी ग्रिप देते हैं, लेकिन थोड़ा जो खर्चा है ना, जल्दी घिसने वाली बीमारी वो इनमें है। वही ड्यूक वाली दिक्कत कि थोड़ी अच्छी ग्रिप, लेकिन जो लाइफ है थोड़ा सा सॉफ्ट कंपाउंड है तो वो कम हो जाता है। और साथ ही ना ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि टीवीएस ने अपनी एंटॉर्क को एक परफॉर्मेंस स्कूटर की तरह पेश करा है। ये कहीं भी ना एक्टिवा और इनको कॉम्पीट नहीं करना चाहते, ये अपने को एक अलग ही लेवल में रखना चाहते हैं। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर अपनी ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में भी दिया हुआ है। यहाँ पर फ्रंट में आपको बेस मॉडल से ही अब आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जिससे गाड़ी की प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं अगर आप ऑन रोड देखें तो 1 लाख रुपए के ऊपर ही आपको ये गाड़ी देखने को मिलती है। 220 mm की आपको यहाँ पर जो टीवीएस स्पेशली पेटल डिस्क अपनी अपाचे सीरीज़ में भी देता है, तो वही डिज़ाइन में 220 mm की फ्रंट डिस्क मिलती है। लेकिन इसका
इसका डाउन साइड यहाँ पर है भाई, रियर का जो ब्रेक है बहुत ही कम इफेक्टिव लॉन्ग रन में देखेंगे। अभी तो गाड़ी नई है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, लेकिन जब थोड़ा लंबा चलेगी, ओनरशिप रिव्यू सामने आएगा 10,000 20,000 किलोमीटर के बाद, तो मेंटेनेंस थोड़ी बढ़ती हुई दिखती है। तो पीछे भी अगर बाद में डिस्क ब्रेक यहाँ पर अगर आपको सेकंड जनरेशन के साथ मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। उसके अलावा फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि होंडा ने बहुत ही ज़्यादा देर में आपको एक्टिवा में दिए थे, लेकिन ये गाड़ी अपने स्टार्टिंग से लाई थी, उसमें कोई कमी नहीं है। सिंगल आपको यहाँ पर ब्रेक कैलिपर मिलेगा। उसके अलावा ना मैं इसकी ब्रेक पैड की थिकनेस भी देख रहा हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से ज़्यादा ब्रेकिंग अगर आप शहरों में कर भी रहे तो यहाँ पर इसकी लाइफ जल्दी नहीं जाने वाली है, ब्रेकिंग अच्छी मिलेगी। मैनुअल में भी मैं देख रहा हूँ कि इसमें कहा गया है कि 60% ब्रेकिंग आपको फ्रंट व्हील से ही मिलने वाली है। तो ज़्यादा अगर आप फ्रंट ब्रेकिंग को यूज़ करेंगे कोई शिकायत नहीं है। रियर ब्रेकिंग को टीवीएस खुद ही मानता है कि वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा जो कॉम्बी ब्रेकिंग ऑप्शन है वो तो है ही इसके साथ, लेकिन फ्रंट ब्रेक को आपको ज़्यादा यूज़ करना है। उसके अलावा गाड़ी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बिल्कुल सही है, लेकिन जहाँ पर प्रैक्टिकल स्कूटर की बात आती है, यानी कि बड़े बड़े सिलेंडर ले जाना है, 20-20, 50-50 किलो का बोरिया ले जाना है, तो वहाँ पर स्कूटर थोड़ा सा निराश कर सकता है। अब आप कहेंगे आजकल लोगों के घरों में गैस कनेक्शन आ गया, सिलेंडर कौन ले जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो स्पेस चाहिए ना। कभी आपकी कार का टायर पंचर हो गया तो स्टेपनी ले जाने के लिए तो चाहिए, तो वहाँ पर हल्का सा ना ये चाहिए तो सही है। आपके पैरों को रखने में कोई समस्या नहीं होगी। ये देखिए मेरी हाइट यहाँ पर 6 फीट की है, तो बड़े ईजिली बैठूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये वाला स्पेस अगर आप देखें तो थोड़ा कम है। और साथ ही प्रैक्टिकलिटी में ये भी बात आती है कि इसका बूट स्पेस और पीछे जो फ्यूल टैंक है उसकी लोकेशन कैसे, किस तरीके से यूज़ आप करेंगे। तो यहाँ पे टीवीएस ने फिर से मिस आउट करा कि इसके पीछे अगर आपको फ्यूल टैंक एक्सेस करना है या फिर बूट खोलना है तो साइड में आपको यहाँ से की निकाल के वहाँ डालनी पड़ेगी। थोड़ा सा समस्या हो जाती है जिन लोगों के पैरों में दिक्कत है या फिर थोड़ा जल्दीबाजी में रहते हैं, कई बार चाबी पीछे भूल जाते हैं। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए भी टीवीएस को सीरियसली यहाँ पर काम करना है अपनी सेकंड जनरेशन एंटॉर्क के साथ, जो कि इससे पहले सेम आपको पुरानी जुपिटर में भी मिलता था, लेकिन जब से जुपिटर 125 आई है जिसमें बड़ी बड़ी बॉडी और नीचे फ्यूल टैंक है और यहाँ से फिलिंग करने का ऑप्शन है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन बचता है और सही सी लगेगी इस गाड़ी के साथ भी। तो आप भी बताइए कि आपको जो नई एंटॉर्क है उसमें क्या क्या चाहिए। बाकी जो मेरे पास डिटेल है वो आपको बताता चलता हूँ। उसके अलावा गाड़ी का जो हैंडल बार है काफ़ी वाइड है। गाड़ी की जो बैलेंसिंग शहरों में बन के आती है ना, मतलब कास्टर एंगल और जो रेक एंगल और जो इसका ट्रेल है काफ़ी अच्छा रखा गया, एक बाइक वाली फील आपको पूरा कराती है। गाड़ी की स्टार्टिंग सीधा आप देखो, ये कुछ आप देख रहे हैं, मतलब ये जो साउंड है ना इसकी दीवानगी अलग ही लेवल में है। अब देखिए जैसे बाकी स्कूटर्स में आपको मिल रहा है, यहाँ पर टीवीएस ने अपनी एंटॉर्क में साइड स्टैंड सेंसर दिया है, तो यहाँ पर सिंपली आप जैसे ही साइड स्टैंड लगा दोगे इंजन ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा और आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ना मुझे सबसे गलत क्या लगा बताऊँ आपको, जब हम इस स्कूटर को लेने गए थे तो भैया यहाँ पर पता लगा कि ना इसका जो ये लेडीज़ फुटरेस्ट है ये आपको कंपनी से मिल रहा है, ना ही जो साइड स्टैंड है वो कंपनी से मिल रहा है। तो ये क्या बात हुई, सिर्फ आपको जो मेन स्टैंड है वो टीवीएस दे रही है। होंडा भी सेम कर रहा है, लेकिन ये हो क्या रहा है, आज से अगर आप 5 साल 6 साल 8 साल पहले देखें कंपनी सब कुछ देती थी, वही आईफोन वाली बात हो गई, फिर सैमसंग ने वही कॉपी करा, तो वो कुछ गलत है। इसके लिए अगर आप देखें ना नॉर्मली इसके लिए और इसके लिए इन दोनों के लिए, तो यहाँ पर एडिशनली आपको 1000 रुपये पे करने हैं शोरूम को एक्सेसरी के नाम पे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि कंपनी ने देखिए इलेक्ट्रिकली तो इसको बनाया है कि साइड स्टैंड सेंसर यहाँ पर दिया है, वो सब चीज़ें, तो वो सेंसर कुछ सेंस नहीं बनता है। अब देखिए साइड स्टैंड से हटा दिया तो गाड़ी सिंपली यहाँ पर किक से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये दिक्कत आएगी आपको अगर आप सोच रहे कि एंटॉर्क का भाई टॉप मॉडल ले लेता हूँ, बिल्कुल झंडे गाड़ दूंगा, लेकिन एक्सटी मॉडल लेने के बाद आपको किक नहीं मिलेगी। और ये किक मुझे इसलिए माननी पड़ी है, काफ़ी देर से मैंने इसके हज़ार्ड ऑन करे हैं। हज़ार्ड में मिलता है आपको हेलोजन का ऑप्शन, हेलोजन लेता है ज़्यादा पावर, करीब 10 वाट की हेलोजन है, तो लंबे रन के लिए अगर आपको कहीं खड़ा रहना है तो आपकी बैटरी ड्रेन कर देगा। अब इसका जो सेल्फ है नहीं काम कर रहा था, तो हमें भैया किक का यूज़ करना पड़ा, वही कन्वेंशनल तरीका। तो जो नई जनरेशन एंटॉर्क है उसमें भी जो अपडेट पेंडिंग रहा कि यहाँ पर आपको जो एलईडी टर्न इंडिकेटर है अगर दे दिए जाए टीवीएस की तरफ से, बहुत शानदार। बाकी जो आरबीएम्स का डिज़ाइन है, सारी चीज़ें बिल्कुल सही। गाड़ी में वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो BS6 फेज़ 2 की तरह अगर आप देखेंगे इस गाड़ी को बहुत रिफाइंड बना दी गई है। माइलेज में पावर मिल रही है तो माइलेज कम ही मिलेगा। उसके अलावा जो साइड पैनल और ये सारी चीज़ें ना प्लास्टिक में, हर कोई ओनर थोड़ा परेशान है, टीवीएस भी जानती है, लेकिन वो कॉस्ट कटिंग के नाम पे ना थोड़ा सा अपना भी एक तरीके से प्रॉफिट को देखते हैं। थोड़ा पास आके देखिए, ये जो सारे पैनल है देने को तो इसमें आपको कार्बन फाइबर टेक्सचर दिया गया है ये प्लास्टिक, सिर्फ इसमें कार्बन फाइबर लुक दिया गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ्लिमजी है, तो आपको थोड़ा संभल के चलना होगा। उसके अलावा ये पार्ट अगर टूटता भी है तो ज़्यादा महंगा नहीं होगा। और
सही भी एक तरीके से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना रफ एंड टफ मिल जाए तो क्या दिक्कत है। उसके अलावा ये जो फुटबोर्ड है प्लास्टिक में है प्रॉपर, तो इसमें भी थोड़ा ज़्यादा वजन आप रखें तो ये भी थोड़ा फ्लिम्स करता है। तो वो भी ना एक ऐसा इसको नहीं बनाया गया है कि आप इसको घोड़े की तरह इस्तेमाल करें। ये एक राइडिंग मशीन है आपके लिए, तो परफॉर्मेंस देगी आपको अच्छी तरीके से। बाकी आपकी TVS एंटॉर्क का ना सबसे ज़्यादा मेन सेलिंग पॉइंट जो है ना, वो है इसका रियर का लुक। अब इस रियर के लुक को पाने के लिए TVS ने बहुत कुछ खोया भी है, वो आपको समझाता हूँ। लेकिन ये जो फाइटर जेट इंस्पिरेशन लेते हुए ना, ये आपको यहाँ पर डिज़ाइन कटआउट मिल रहा है। TVS के T शेप में आपको एक टेल लैम्प मिलेगा जो लोगो का रूप ले रही है। रॉनिन में भी यही कुछ हो रहा है, जो हेडलैम्प में आप देखते हैं DR है, बहुत ही अल्टीमेट लगता है। उसके अलावा प्रॉपर बड़ा बड़ा आपको पीछे मड गार्ड है, आपको हगर भी मिलेगा, तो कीचड़ में भी चलाओगे तो समस्या नहीं है। बाकी पीछे का टायर का साइज़ आप देखिए 110/80 12 इंच का। और ये भाई जो ये देख रहे हैं ना ग्राउल, इसी का सारा पैसा है। मतलब एक तरीके से आप जो यहाँ पर 1,23,000 रुपये यहाँ पर ऑन रोड इस गाड़ी के लिए पे कर रहे हैं, और जो लोग EMI में ले रहे हैं 1.5 लाख रुपये के आसपास इसके लिए खर्च करेंगे, तो ये अगर ना हो तो भाई ये एक्टिवा ही बन जाएगी। लेकिन जो इंजन में परफॉर्मेंस है, 3 वैल्व इंजन आता है, 124.8 सीसी का इंजन है जो कि स्पार्क इग्निशन पे काम कर रहा है। लिक्विड कूलिंग नहीं है, नॉर्मल एयर कूलिंग है, लेकिन पावर अच्छी बना रहा है। इतना ज़्यादा ड्राइव हैप्पी नेचर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो लो एंड टॉर्क है ना, 5500 RPM पे आपको 10.9 Nm का टॉर्क दे रहा है अपने रेस मॉडल में, ये XP एडिशन वाला इंजन। अब देखिए, ये तो टॉर्क की हमने तारीफ कर दी कि 10.9 Nm का टॉर्क है और कहीं ना कहीं बाइक वाली फील आपको करा रही है। काफ़ी टाइम से हज़ार्ड जला, इससे पहले बोला कि किक मार के स्टार्ट करनी पड़ी। देखिए यही है दिक्कत। 3 AH की बैटरी यहाँ पर TVS ने इस्तेमाल करी है, जो कि 12 वोल्ट में तो है, लेकिन 3 AH कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। इतनी बड़ी जो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें यूज़ करी ना, तो कम से कम यहाँ पर 5 AH से लेकर 7 AH की अगर TVS बैटरी यूज़ करता, उनका ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो थोड़ी सी समस्या है। अब कम होने को यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच भी कंपनी ऑफर कर रही है, तो बंदा बार बार इसको बंद करता है, तो उसको अपने स्विच दिया है बार बार बंद करेगा, फिर बार बार सेल्फ यूज़ होगा तो बैटरी कंज्यूम होनी है। तो एक दिक्कत ये भी है। बाकी पावर अच्छी है, 10 HP से ज़्यादा बना रही है, 7000 RPM पे बनाएगी, लेकिन फिर भी काफ़ी सही है। कोई लिक्विड कूलिंग नहीं है। 5500 RPM पे आपको 10.9 Nm का टॉर्क भी मिल रहा है। और ये रेस XP में अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ना एडिशनल थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है, थोड़ा सा टैकोमीटर वाला मज़ा पसंद है, पास आके देखिए, ये डिस्प्ले में भी कोई कमी नहीं है। इस डिस्प्ले को भी जो लेता है कोई शिकायत वहाँ वो फील नहीं करेगा। सही से डिस्प्ले है प्रॉपर। यहाँ पर आपको मोड, रेस मोड देख रहे हैं, इसमें थोड़ा जो आइडल RPM है 1750 RPM हो जाती है, और नॉर्मल अगर आप स्ट्रीट मोड में देखें तो वहाँ पर RPM कम होती है, 1500 RPM पे इंजन इसका आइडल करता है। वो सारा इसलिए किया गया ताकि आपको जो CVT है, जहाँ पर आपकी बेल्ट और जो सारा वेरिएटर है वो पहले से तैयार रहे। करीब 250 RPM ज़्यादा उसको बूस्ट किया गया है। जो फ्यूल इंजेक्टर है वो भी बिल्कुल तैयार रहता है कि जैसे उसको थ्रॉटल मिले ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखाना है। तो वो सारी चीज़ें ना रेस के हिसाब से बनी है। उसके अलावा लैप आपको प्रॉपर मिलेगी। मैं देख रहा था इसमें अलग अलग ट्रिपें भी मिलती है आपको रिजर्व लगने के बाद। उसके अलावा नॉर्मल जो 2 ट्रिप रहती है, इंजन टेम्परेचर भी रहेगा, आपको फ्यूल गेज यहाँ पर मिलेगा। इसमें जो आपको फ्यूल टैंक मिलता है 5.8 लीटर का मिलता है, यानी कि 6 लीटर के आसपास का आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक मिल जाता है। बाकी रेंज की बात करें तो आपको 180 से लेकर 200 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 30 से लेकर 40 के MPL का माइलेज इस गाड़ी से आप ले लेंगे। उससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा ज़्यादा तौर पे, क्योंकि आप इसको ना ज़्यादा भगाने की कोशिश करेंगे। पावर अच्छी दी गई है। उसके अलावा बूट स्पेस में चलो, इंजन को बंद करो, चाबी यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ये सारे जो हाईलाइट है ना, ये इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि TVS स्पेशली इन पे काम कर दे और अपना जो एंटॉर्क है उसको अलग लेवल पे ले जाए। तो यहाँ पर बूट स्पेस अगर आप देखेंगे तो बूट में आपने देखा कि फुल फेस का हेलमेट ईजिली फिट हो रहा है क्या। ये फुल फेस का हेलमेट है जो कि नॉर्मल सा है, बिल्कुल एक इकोनॉमी सीरीज़ है, कोई ज़्यादा शोबाजी इसमें भी नहीं है। गाड़ी में बहुत शोबाजी है। तो यहाँ पर नॉर्मल पेपर को अगर आप थोड़ा संभालते हैं तो इसको अगर आप थोड़ा आगे करें ना, और इसको अगर आप रखें और इससे अगर आप पुश करें तो ये लग जाता है। लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा तो इसमें प्रेशर है, प्रॉपर्ली सीट इन नहीं हुआ है। गाड़ी ज़्यादा बारिश में खड़ी है, साइड स्टैंड में खड़ी है, तो अंदर आके डॉक्यूमेंट को भिगा देगी। तो प्रॉपर सीटिंग के लिए फिर से आपको वहीं जाना है। ये जो हाफ फेस का हेलमेट है बढ़िया काम करता है, लेकिन उसकी आपकी जो सेफ्टी है वो थोड़ी कम हो जाती। तो TVS को यहाँ पर जो अपना बोट है वो भी बड़ा करना है। उसके अलावा पीछे यहाँ पर आपको लाइट का ऑप्शन मिलता था, गायब कर दिया गया BS6 फेज़ 2 में। थोड़ा जो OBD2 का ऑप्शन है वो तो मिलना ही है, गवर्नमेंट रूल है। उसके अलावा चैसी नंबर, फ्यूल टैंक की बात करें, उसको ओपन करने के लिए इस साइड करिए। इनिशियली जो एंटॉर्क का पहला बैच आया था उसमें यहाँ पर बारिश का पानी अंदर चले जाता था, लेकिन TVS ने स्पेशली और सीरियसली इस प्रॉब्लम पे काम करा और अब ये ठीक है। लेकिन फिर भी फिट और फिनिश पे
अच्छा काम करना है अभी टीवीएस ने। बाकी मेरा जितना एक्सपीरियंस है ना, एंटॉर्क बहुत शानदार गाड़ी है। अगर आप टीवीएस के ही शोरूम में चले जाएंगे तो आपको रेडर मिलेगी, जिसमें आपको 55 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिलेगा। मतलब 15-20 किलोमीटर माइलेज इस गाड़ी से एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि बाइक है अपने में। उसमें भी आपको वही इंजन 125 सीसी का मिलता है। इंटरनली अगर मैं अपने आइडिया से बताऊँ तो इसमें जो पहले टीवीएस का फ्रीओ आती थी बाइक, उसका इंजन यूज़ किया गया, लेकिन अब बहुत मॉडर्न कर दिया गया है। लेकिन फिर भी गाड़ी सही है। अगर आप एक्टिवा और इन सब प्रोडक्ट से थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहते हैं तो एंटॉर्क में आइए, लेकिन रिलायबिलिटी, सर्विस फील और वो सारी चीज़ें हल्का सा नीचे हो सकती है होंडा और इनके मुकाबले, सुजुकी और यामाहा के मुकाबले, जहाँ पर एक्सेस 125 अपने फीचर, अपने हल्के फुल्के क्लासिक लुक की वजह से नंबर 1 पोजीशन पे है। एक्टिवा भी उसी पोजीशन में अगर आप 110 सीसी सेगमेंट में आएंगे, लेकिन यहाँ पर एंटॉर्क का अभी कोई मुकाबला नहीं है। हीरो की बारी है इस बार। हीरो जूम 160 जो आ रही है, बहुत ही सही ऑफरिंग है, जहाँ पर प्राइसिंग अगर आप देखेंगे ना 1.5 लाख के आसपास पहुंचा ही देगी हीरो, क्योंकि उसमें फीचर फंक्शन बहुत सारे दिए गए, टूरिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। बाकी वो सारी आगे की बात है। उसके अलावा यहाँ एरोक्स 155 करीब 1.8 लाख रुपीस, जो कि बिल्कुल प्रीमियम सेगमेंट में चले जाता है 2 लाख के आसपास, जहाँ पर आपको टीवीएस ही अपनी अपाचे 200 के भी दर्शन करा देती है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट में। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं इसकी हेडलाइट्स किस तरीके की दिखने वाली है। ये इसकी है अभी लो बीम, और ये आ जाएगी इसकी हाई बीम। लो बीम इसकी सफिशिएंट है, हाई बीम तो हल्का सा इफेक्ट ज़्यादा बढ़ाती है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं करती है। और एलईडीज़ के साथ ये थोड़ी समस्या है कि कोहरे में आपको ये परेशान करेगी। उसके अलावा ये पास लाइट, अगर आपको थोड़ा हाई बीम का मजा लेना है, कुछ लोग थोड़ा हाई बीम में चलाना पसंद करेंगे, उनके लिए ये ऑप्शन है। लेकिन हाई बीम लो बीम में ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है। गाड़ी बिल्कुल शानदार बनाई गई है। मैंने अपना ओवरव्यू आपको दे दिया कि जो पैनल है, प्लास्टिक क्वालिटी है, थोड़ा सुधार करना है। पेंट में थोड़ा सा ऑरेंज पील इफेक्ट है, उस पर भी थोड़ा फाइन फिनिश लानी है। उसके अलावा परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। माइलेज भी सही 35-40 का गाड़ी निकालती है। अर्गोनॉमिक्स बिल्कुल सॉर्टेड है। उसके अलावा पीछे के जो सस्पेंशन है हार्ड है, ये भी चीज़ आप याद करिएगा। और सीटें थोड़ी सी छोटी छोटी मिलेगी, हल्का सा स्पोर्टी बाइक वाला ही फील है। और थोड़ा सा अगर आप 2 लोग थोड़े हटे कटे तो पीछे वाला बंदा ज़्यादा ही पीछे जाता है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा हार्ड आपको फील होगा। और एक बंदा अगर इसको चलाए और उसके लिए अगर प्रॉपर एक बॉटम सपोर्ट देखे, बहुत सही यूज़ किया गया है। अब ये जो आपको यहाँ पर शोरूम से मिलेगा ना कवर, इसकी क्वालिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो टीवीएस ने यहाँ पर यूज़ करा इसके नीचे वो बहुत सही है, लेकिन वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपको कवर यहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। आगे आप बताइए आपको एंटॉर्क कैसी लगी, क्या इसमें कमियाँ हैं। बाकी देखिए अभी तो मुझे कुछ ही दिन हुए पर्सनली यहाँ पर एंटॉर्क को खुद एक्सपीरियंस करते हुए। मीडिया और ये सारे इवेंट में तो देखते, लेकिन जो खुद फैमिली में गाड़ी आती है वहाँ पर अलग एक फील आता है कि गाड़ी है। अभी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कहूँगा कि कुछ भी बड़ा कुछ चेंज ओवर इस गाड़ी को चाहिए, लेकिन फिर भी जो कमियां है वो मैंने आपको बता दी, जो सेकंड जनरेशन 2024 में आपको मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हीरो ना अपनी ज़ूम 160 के साथ मार्केट को सीधे पकड़ने की कोशिश करेगा। और एक जो बजाज ने मैं बताया था कि नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर बड़ा इंजन मिल रहा है फिर वहाँ पर छोटा इंजन ज़्यादा पावर निकाल के कुछ कर नहीं पाता है ज़्यादा। तो वहाँ पर देखना है कि किस तरीके से प्राइसिंग का खेल होता है। बहुत जल्द दोनों गाड़ी आपको दिखेंगी और टीवीएस ने अपनी एंटॉर्क पे काम करना ऑलरेडी शुरू करा होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, बताइएगा ये गाड़ी कैसी लग रही है आपको। और मेरे साइंस में एक्टिवा, एवनेस, ये डियो 125 और ये जितने भी कैटेगरी में स्कूटर है, परफॉर्मेंस में इसको नहीं पीछे कर सकते। सिर्फ और सिर्फ यामाहा की एरोक्स 125 कर सकती है, लेकिन फिर उसमें वो दिक्कत है, इसमें इतना स्पेस मिल रहा है, उसमें वो भी नहीं मिलता है। बाकी जो पीछे के सस्पेंशन है इसके थोड़े तो सही है, उसके बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, आपको फिर थोड़ा सा अपग्रेड करना है, 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और ग्राउंड क्लियरेंस 155 mm, मतलब ऐसी वैल्यू पे छोड़ा है ना कंपनी ने, थोड़ा नीचे आ जाए तो बिल्कुल टच हो जाती। बिल्कुल सही रखा गया है। हाई स्पीड में भी अच्छी है, कंट्रोलिंग आपको मिलेगी और हाई स्पीड हैंडलिंग में कभी शिकायत नहीं करेंगे। बाकी बताइएगा कैसा लगा आपको ये सारा अपडेट और ये लुक। और कॉन्ग्रेचुलेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई फैमिली में गाड़ी आई हुई है और इसका रियल ओनरशिप एक तरीके से, जो बंदा इसको चलाएगा, दिन रात ऑफिस जाएगा, तेल भरेगा, सर्विसिंग कराएगा, 2-2 हज़ार की सर्विसिंग भी होती है इसकी, तो वो सारी अपडेट भी आपको बहुत जल्द देते हैं। और जो ये टी लोगो है ना टीवीएस का, सही लगता है। रॉनिन में भी यही काम किया गया है। बाकी टीवीएस के लिए एक छोटा सा मैसेज यही है कि अपने रेस एक्सपी एडिशन में, बाकी जो कलर ऑप्शन एक्सटी में देते हो, रेस एडिशन में देते हो, इसमें भी दे दो। पास आके देखो, टीवीएस ही एक ऐसी कंपनी है जो कि भैया यहाँ पर ट्राई कलर थीम देती है। इंडिया का फ्लैग तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई कलर बहुत कुछ दिखाता है और इनने दिया है। सिर्फ अशोक चक्र इसमें नहीं है, नहीं तो मैं इसको इंडियन फ्लैग मानता। तो ये कुछ है, गाड़ी बहुत शानदार है, फंक्शन फीचर सब कुछ है। कुछ मिसिंग पॉइंट है, एक बैलेंस बनाया टीवीएस ने, जहाँ पर कॉस्ट कटिंग का भी वो थोड़ा खेल कर रही है, जिससे जो उनकी प्राइसिंग और ये सारी चीज़ें मैनेज हो पाए। काम करना चाहिए टीवीएस को, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नई जनरेशन जो एंटॉर्क आएगी उसका भी इंतजार आपको करना है, अपडेट लाते रहूँगा, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आपको दिखाता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।